अवनी बैंक में नौकरी करती है और सोमेश एलआईसी कार्यालय में है। सोमेश तो घर से 10 बजे निकलता है, पर अवनी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पीहू 10 साल की और बेटा चिंटू 6 साल का। अवनी दोनों बच्चों को स्कूल भेज सोमेश का लंच पैक कर बाकी का काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे सोमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार अवनी ने सोमेश को अखबार की ओर से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका मतलब तो यह नहीं कि कोई भी उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। अवनी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। शीला, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना, और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना। कहे एक दिन अवनी ऑफिस चली गई। अवनी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी अवनी के पास रहती थी, अतः वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई उसके पैर वहीं ठिठक गए। सोमेश और शीला अवनी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। अवनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। सोमेश हकलाते हुए कहने लगा, अवनी, मैं नहीं वही जबरदस्ती करने। अवनी ने बिना सोमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए, बिना तुम्हारी मर्जी के। वह और तुम, छी छी। कहे अवनी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी शादी तुमसे हुई थी। अवनी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। सोमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह अवनी के सामने जाए। अवनी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। अवनी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई थी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 8 बजे से पहले नहीं आ सकती। अवनी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। अवनी ने अपनी सहेली शिवानी से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ, एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है। अब तुम कहो तो मैं भेज देती हूँ। शिवानी की बात सुनकर अवनी खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई कि सोमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांतिबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब अवनी को कोई फिक्र नहीं थी, सब सुचारू रूप से चल रहा था। कांतिबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी। शिवानी से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों बाद आएंगी। सुनकर अवनी के पसीने छूट गए। कांतिबाई एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी, यह मेरी बहू है चंदा, अब से यहीं आपके घर काम करेगी। कांतिबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर। अवनी ने पूछा, मैडम जी, अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे। काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है, मगर आप चिंता न करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांतिबाई ने कहा। अवनी ने हाँ तो कह दी, पर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। चंदा मान गई। चंदा काम तो अच्छा करती थी, पर अवनी को डर लगा रहता था सोमेश की गंदी नजर कहीं चंदा पर भी न पड़ जाए। चंदा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। अवनी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। अवनी रविवार के दिन चंदा से खाना बनवाने में भी मदद ले लिया करती थी। चंदा का व्यवहार भी अच्छा था। अवनी हमेशा उसे कुछ न कुछ देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। चंदा भी बहुत खुश रहती थी। अवनी को अब वह मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। अवनी ने जब एक दिन चंदा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली, दीदी, मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। चंदा अपने मायके, ससुराल, नाते रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। अवनी अब चंदा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। चंदा को अवनी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे।
अब तो चंदा कभी कभार लेट भी आती तो अवनी कुछ भी नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर चंदा ठीक है तो सोमेश कुछ भी नहीं कर सकता है। चंदा अब बड़े सलीके से सच धज कर रहने लगी थी। अवनी ने एक दिन पूछ ही लिया, चंदा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और यह तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। चंदा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। चंदा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिला खिला सा लगने लगा था। अवनी ने पूछा भी, चंदा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब चंदा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी। चंदा कुछ महीनों से काम करने में लेट आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। अवनी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। अवनी को इस बात की हैरानी होती थी कि सोमेश इतना कैसे सुधर गया। चंदा उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर भी नहीं देखता था। अवनी को लगा शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुरा उठी। चंदा को काम पर न आए आज 1 हफ्ता हो गया। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि चंदा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि शिवानी से पूछती हूँ। शिवानी ने कहा कि उसके घर भी चंदा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने यह भी कहा कि चंदा का घर अवनी के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। अवनी को लगा कि शिवानी सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। सकरी सी गली में एक कमरे का घर, खटिया पर कांतिबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांतिबाई? अवनी की आवाज सुनते ही कांतिबाई बाहर आ गई। चंदा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने चली आई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अवनी ने कांतिबाई से पूछा। कांतिबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करमजली मर जाए तो अच्छा है। कांतिबाई ऐसा क्यों कह रही? कोई डर की बात हो गई क्या? अवनी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं ये कलमुही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांतिबाई ने बिलखते हुए कहा। आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? चंदा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा है ना? कांतिबाई बीच में ही बोल पड़ी। मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वह कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? अवनी को जोर का झटका लगा। वह चंदा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो चंदा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। अवनी को यह डर भी सताने लगा, पता नहीं चंदा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, कहीं मेरे पति? फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चंदा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर सोमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर अवनी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। अवनी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच सोच कर ही अवनी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। अवनी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अवनी को काम करते देखकर एक दिन सोमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। अवनी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही है। अरे, यह तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसीलिए नखरे दिखाती हैं। एक कुटिल मुस्कान के साथ सोमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो बकबक क्यों करते हो? अवनी ने सोमेश को झिटकते हुए कहा। लेकिन सोमेश को टटोलना भी था कि कहीं चंदा की इस हालत का जिम्मेदार सोमेश तो नहीं है। कांतिबाई कह रही थीं कि चंदा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई? खैर, जो भी हो, पर कांतिबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया उसे वह छोड़ेंगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देंगी। अवनी सोमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए सोमेश ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। सोमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर अवनी को सोमेश पर शक होने लगा था। अवनी सोचने लगी कि चंदा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया। पर मैं क्यों पूछूं?
कहीं उसने सोमेश पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो। अवनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांतीबाई को अचानक अपने घर आया देखकर अवनी डर गई। बोली, क्या बात है कांतीबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा की, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। अवनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांतीबाई? फिर एक सवालिया नजरों से वह कांतीबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर चंदा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांतीबाई, पागल हो गई हो क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और वह क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है। अवनी ने तैस में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चंदा ने जो भी कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांतीबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांतीबाई तो चली गई, पर अवनी को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशर्म कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर अवनी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को सोमेश घर आया तो अवनी ने उसे कांतीबाई की कई सारी बातें बता दी। सोमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज मुझसे ही पैसे मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए। फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी, तब मैंने मना कर दिया। शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्जाम लगा रही है, सफाई देते हुए सोमेश ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांतीबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी करवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि समय ज्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नजरें सोमेश पर गड़ाते हुए अवनी ने कहा, मुझे यह सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार मुझे ये बातें ना सुनाओ। सोमेश ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अवनी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो सोमेश भी नहीं सोया था। अवनी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और सोमेश के ऑफिस जाने के बाद अवनी ने कांतीबाई के घर का रुख किया। कांतीबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही अवनी ने आवाज देते हुए कहा। कांतीबाई अवनी को अंदर अपनी कोठरी में ले गईं। अवनी ने कहा, चंदा, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ कर दो। अवनी ने कहा। हाँ, कर दिया, अब बोलो। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी, जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि एक कप चाय बना दो, फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोले कि चंदा थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती हैं। चाय क्या, उसके खाने में भी कोई स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। वे अब रोज मेरी तारीफ करने लगे। बोलते बोलते चंदा चुप हो गई। चंदा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है? उनकी नजरों और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगे, देखो चंदा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो शरीर की जरूरत है और सभी को चाहिए ही। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती हैं। साहब रोज मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ न बताना। कभी भी किसी चीज या पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल संकोच मत करना। तुम जरा लेट ही काम करने आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और चंदा की आंखों से आंसू बह निकले। अवनी ने कहा, आगे क्या हुआ वह बताओ। मैं साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिर, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये सब होगा, कहकर चंदा भपक भपक कर रो पड़ी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। अवनी सोचने लगी, मैडम जी, कल साहब भी आए थे, माफी मांग रहे थे, कहने लगे कि वह डॉक्टर को जानते हैं और फिर मुझे वहां ले गए, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से यह कहकर मना कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। साहब उसे पैसों का लालच भी देने लगे कि डॉक्टर आप आराम से सोचना, हम परसों फिर आएंगे। चंदा, तुम कल जाओ, मैं भी पीछे से आती हूँ। साहब को मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। चंदा को समझाकर अवनी
अपने घर वापस आ गई। सोमेश सुबह ऑफिस के कहकर जल्दी घर से निकल गया। अवनी तो इसी ताक में थी। उसने सोमेश का पीछा किया। देखा तो सोमेश ने अपनी गाड़ी एक क्लिनिक के पास रोक दी। चंदा वहां पहले से खड़ी थी। जैसे ही दोनों क्लिनिक के अंदर गए, अवनी भी उनके पीछे चल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह गर्भपात अब नहीं हो सकता, इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर सोमेश से कह रहा था। अवनी दंग थी कि सोमेश पहले भी चंदा को यहाँ लेकर आ चुका है गर्भपात करवाने, और मुझे बेवकूफ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, आप जितना पैसा कहेंगे मैं दूंगा, पर आपको यह गर्भपात किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, सोमेश गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहे जा रहा था। पैसा है ही ऐसी चीज कि पाप भी पुण्य लगने लगता है। अतः डॉक्टर चंदा का गर्भपात करने के लिए तैयार हो गया। अवनी अब अपने आप को रोक नहीं पाई। नर्स रोकती रही। वह दंदनाते हुए क्लिनिक के अंदर चली गई। अवनी को देखते ही सोमेश के पसीने छूटने लगे और डॉक्टर कहने लगा, कौन है आप? ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? जैसे आप बिना परमिशन के एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? अवनी ने गुस्से में कहा। डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सोमेश भी कहने लगा, अवनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह चरित्रहीन औरत है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इसने मुझे कैसे। सोमेश की बात पूरी होने से पहले ही अवनी ने एक जोरदार तमाचा सोमेश के गाल पर जड़ दिया। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। छल फरेब धोखेबाजी सब कुछ तो तुम में भरा पड़ा है। चरित्रहीन चंदा नहीं, तुम हो तुम। तुमने इसकी गरीबी का फायदा उठाया है, अब इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। अवनी, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अंतिम बार मेरा भरोसा कर लो, सोमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा और तुम्हारा, वह तो इस जन्म में नहीं होगा। अपनी गलती को सुधारने का एक ही उपाय है कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो, वरना उम्र भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अवनी ने दो टूक शब्दों में कहा। फिर वह थोड़ा रुककर बोली, अब मैं जो कह रही हूँ वह करो। तुम इस बच्चे को अपना लो, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। दोनों ने सहमति से तलाक लिया और सोमेश चंदा को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगा। अवनी को पता चला कि चंदा अब ठाठ से रहती है और सोमेश का सारा पैसा ऐंठ लेती है। एक रोज सुबह दरवाजे पर खटखट हुई। देखा, बड़ी दाढ़ी बिखरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। अवनी, मैं सोमेश, तुम्हारा गुनहगार। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अवनी गरज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से, न मैं और न ही मेरे बच्चे तुम्हारी सूरत देखने को तैयार हैं। सोमेश गिड़गिड़ाया। अवनी चंदा गली के एक ड्राइवर के साथ भाग गई। वह मेरा पैसा भी ले गई। अब तुम ही मेरा आसरा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अवनी ने बेरुखी से दरवाजा बंद कर लिया, पर घंटे भर तक वह दरवाजे पर ही सिसकती रही। सोमेश से कभी वह कितना प्यार करती थी, आज वह धोखेबाज गिड़गिड़ा रहा है, पुराने प्यार का हवाला दे रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकी। बच्चों से भी नहीं कह सकती कि उनका पिता आया था। यह तो जहर उसे अकेले ही पीना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।